Hello students, welcome to my YouTube channel Study Hustle. In today's lecture, we will discuss about law of diminishing marginal utility. Here is the outline for today's lecture. So let's get started. हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझना है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड आल्सो जैसे जैसे मैं आपको करवाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, आपने बिल्कुल वैसे ही पेपर में अटैम्प्ट करना है ताकि आपका जो है अच्छे से जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए एग्जाम में. ठीक है, तो आपने मेरी आउटलाइन के अकॉर्डिंग चलना है, बिल्कुल आपने वैसे ही पेपर में अटैम्प्ट करना है फॉर गेटिंग गुड मार्क्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है. ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन देखिए. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो प्रेजेंट किया है वो अल्फ्रेड मार्शल ने किया है, और ये जो लॉ है ये प्रोवाइड करता है साउंड फाउंडेशन टू डिस्कस द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. जो लॉ है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में आता है. ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एक अदर कॉन्सेप्ट है, उसके आगे जो होते हैं वो इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का कॉन्सेप्ट है. खैर वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करवा दूंगी, लेकिन अभी आप ये समझें ये वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिश हो गया, इसके अलावा एक लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है. वो ये दोनों जो लॉज आते हैं ये अंडर आते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के. ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए. ठीक है, तो जो कि ये जो लॉ है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किससे रिलेट करता है, तो आपने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ऐसे देना है और देन आपने मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है. नेट एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज नॉन एज मार्जिनल यूटिलिटी. कि जब आपने एक्स्ट्रा यूनिट किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का आपने कंज्यूम किया है तो उससे जो आपकी टोटल यूटिलिटी में नेट एडिशन आई है वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है. ठीक है, अब ये तो हो गया इसका सारा इंट्रो. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी स्टेटमेंट. जब कोई लॉ होता है स्टूडेंट्स तो उसकी कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर होती है जिसको आप लोगों ने एज इट इज़ लिखना होता है. ठीक है, तो क्या है इसकी स्टेटमेंट? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. ये एक सेट्रस पेरिबस अजम्पशन है कि अगर अदर थिंग्स सेम रहेंगी तभी ये जो लॉ है वो वैलिड है और होल्ड करेगा. ठीक है, ये एक अजम्पशन है सेट्रस पेरिबस की, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात. मैं अपनी लेक्चर में हर वक्त हर जगह हर मिनट में कोई ना कोई की पॉइंट देती हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर्टिकुलर गुड और सर्विस कंटिन्यूज टू डिक्लाइन. के किसी भी गुड और सर्विस की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती है विद दिस कंसेक्टिव कंजप्शन. जब आप किसी भी चीज़ को कंसेक्टिवली कंज्यूम करते रहेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है उससे आती वो हमारी डिक्लाइन होती रहती है. ये इसकी स्टेटमेंट है. और जब अगर आप फिर भी उसे कंसेक्टिव कंजप्शन करते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो ज़ीरो हो जाएगी. इट रीचेज ज़ीरो एंड इफ़ कंसेक्टिव कंजप्शन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स इज कंटिन्यू. और फिर भी जब एक पॉइंट आया ज़ीरो हो गई उसके बाद भी आप जो है अपनी जो कंसेक्टिव कंजप्शन या सक्सेसिव यूनिट्स उसको आप कंटिन्यू रख रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है. ठीक है, आप कंजप्शन कर रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं कोई गुड, उसकी कंसेक्टिव कंजप्शन जब आप कर रहे हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. एक पॉइंट आया है वो ज़ीरो हो रही है कंसेक्टिव कंजप्शन का, तो एक पॉइंट आएगा जब वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी. ये है इसकी स्टेटमेंट. बट आपने स्टेटमेंट में ये ज़रूर लिखना है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. ये इसका की पॉइंट है स्टेटमेंट का. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी अजम्पशंस. अब मैंने आपको जब स्टेटमेंट करवाई थी स्टूडेंट्स तब मैंने आपको कहा था अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. वो मैंने आपको कहा था एक सेट्रस पेरिबस अजम्पशन है. वो क्या अजम्पशंस है? वो यही अजम्पशंस है कि ये अजम्पशंस अगर नहीं होंगी तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, वैलिड नहीं है, होल्ड नहीं करता अगर ये अजम्पशंस नहीं होंगी. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अजम्पशंस. इन अजम्पशंस के बगैर ये लॉ होल्ड नहीं करता. और इन अजम्पशंस को मैंने आपको बताया था एक वर्ड, सेट्रस पेरिबस अजम्पशन. ये सेट्रस पेरिबस अजम्पशन होती है जिनके बगैर ये जो लॉ होता है ये होल्ड नहीं करता. ठीक है, फर्स्ट अजम्पशन है हमारे पास रैशनैलिटी. रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स
कि जो ये बेसिक असम्पशन है इसकी, और इसका मतलब ये होता है कि जो कंज्यूमर है उसका एम होता है अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, ठीक है, विद इन द गिवन कंडीशंस। जो भी उसका गिवन कंडीशंस है, लाइक उसका जो भी बजट है उसके मुताबिक, जो भी उसका टेस्ट है उसके मुताबिक जो है उसने क्या करना है, अपनी जो है अपनी यूटिलिटी को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ये हमारे कंज्यूमर का एम है और ये इसकी बेसिक असम्पशन है। कि आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ आप इसको वैसे लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, कि द बेसिक असम्पशन इज दैट द कंज्यूमर एम्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन विद इन गिवन कंडीशंस। ये आ गया इसकी फर्स्ट असम्पशन विच इज़ रैशनैलिटी, ठीक है। नेक्स्ट असम्पशन है हमारे पास होमोजीनियस यूनिट्स। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम और इक्वल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब हम सेम ही लेंगे, ठीक है। होमोजीनियस यूनिट्स मीन ऑल द सक्सेसिव यूनिट्स, जो भी यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, वो मस्ट बी होमोजीनियस इन नेचर। मतलब वो अपनी नेचर में होमोजीनियस होना चाहिए। किस सेंस में कह रहा है वो, कि उसका साइज़ भी सेम हो, उसका कलर भी सेम हो, उसकी पैकेजिंग भी सेम, मतलब उसके जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे सेम हो, होमोजीनियस हो, एक जैसे हो। तो ये इसकी सेकंड असम्पशन है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑल द सक्सेसिव यूनिट्स टू बी कंज्यूम्ड मस्ट बी होमोजीनियस इन ऑल रिस्पेक्ट्स लाइक साइज, कलर, पैकेजिंग, etc, ठीक है। नेक्स्ट असम्पशन हमारे पास आ जाती है सुटेबल क्वांटिटी। मतलब कि सुटेबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी शुड बी कंज्यूम्ड, अदरवाइज दिस लॉ विल नॉट बी वैलिड। कि जब तक सुटेबल क्वांटिटी वो कंज्यूम नहीं करेगा तब तक ये लॉ होल्ड नहीं करेगा, वैलिड नहीं होगा। इसलिए सुटेबल क्वांटिटी होनी चाहिए जो भी वो गुड कंज्यूम कर रहा है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नो चेंज इन कंज्यूमर्स एटीट्यूड। कि कंज्यूमर का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गुड वो चेंज नहीं होना चाहिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कंज्यूमर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स अ कमोडिटी और गुड, और जो भी आप लिखना चाहें पर्टिकुलर गुड और सर्विस भी लिख सकते हैं आप, शुड रिमेन्स द सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नो चेंज इन टेस्ट। कि जो कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस लॉ विल नॉट बी वैलिड इफ देयर इज अ चेंज इन टेस्ट। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नो चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स शुड बी द सेम। जो भी आप यूनिट्स किसी भी गुड के कंज्यूम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए हर यूनिट, हर नेक्स्ट यूनिट पे। लाइक फर्स्ट यूनिट पे भी क्वालिटी सेम है, सेकंड यूनिट पे भी क्वालिटी सेम है, थर्ड यूनिट पे भी, फर्दर हर यूनिट पे क्वालिटी, टेस्ट, कंज्यूमर का एटीट्यूड, एवरीथिंग शुड बी सेम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नो चेंज इन प्राइस। प्राइस शुड रिमेन्स द सेम फॉर द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ। कि प्राइस भी सेम रहनी चाहिए, और ना सिर्फ उस कमोडिटी की जो आप कंज्यूम कर रहे हैं बल्कि किसी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की जो प्राइस है वो भी सेम होनी चाहिए, तभी ये लॉ होल्ड करेगा। क्योंकि अगर कोई सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है, लाइक अगर कोक आप पी रहे हैं और पेप्सी की प्राइस कम हो गई है तो आप लोग पेप्सी की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी, उसकी प्राइस और किसी सब्स्टिट्यूट गुड उसकी प्राइस भी सेम रहनी चाहिए एट द कंजप्शन ऑफ एवरी सक्सेसिव यूनिट। गॉट नो पॉइंट। नेक्स्ट नो चेंज इन इनकम। कंज्यूमर की इनकम जो है वो सेम रहनी चाहिए, तभी ये लॉ होल्ड करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिविजिबिलिटी। क्या आ जाता है? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मीन्स क्या होता है कि कमोडिटी जो भी वो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो शुड बी डिविजिबल इनटू स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। मीन्स के कंज्यूमर कैन परचेज एंड कंज्यूम गुड्स इन स्मॉल इंक्रीमेंटल यूनिट्स। So these are all the assumptions of law of diminishing marginal utility. Next हमारे पास आता है इसका framework. The law of diminishing marginal utility is further explained with the help of the table and graph. अभी आप लोग टेबल देखें। ये हमारे पास यूनिट्स ऑफ गुड का कॉलम है, ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी का कॉलम है, हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम है। अब मैंने मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली इस लॉ का कॉन्सेप्ट जो इस टेबल के थ्रू समझाना है। अब आपने सपोज़ करें आप कहीं से आए हैं, आपको बहुत प्यास लग रही है, आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया है, ठीक है। उस पर आपको 10 यूटिलिटी मिली है, टोटल यूटिलिटी। सेकंड कंज्यूम किया है, आपकी यूटिलिटी बढ़ी है, 18 हो गई। थर्ड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया है, आपकी यूटिलिटी बढ़ी है,
22 हो गई। लेकिन जब आपने फोर्थ किया है तो आपकी कोई इंक्रीमेंट नहीं आया टोटल यूटिलिटी में। क्यों? क्योंकि उसकी प्यास बुझ गई है 3 ग्लास पानी पीने के बाद। अब वो फोर्थ ग्लास जब पी रहा है तो उससे उसको कोई एक्स्ट्रा यूटिलिटी, कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन अगर वो फर्दर कंज्यूम करता रहेगा, एक और पानी का ग्लास अगर उसने पी लिया, तो अब उसकी यूटिलिटी, क्योंकि यहाँ पे तो उसकी प्यास बुझ गई है फोर्थ यूनिट पे, फिफ्थ यूनिट पे उसका क्या हो गया, उसकी यूटिलिटी बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो गई है, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, के कितना चेंज आ रहा है आपकी टोटल यूटिलिटी में। अब आपके हर सक्सेसिव यूनिट के साथ जब आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, आपकी यूटिलिटी बढ़ी थी 10 से 18 हुई थी, तो कितना चेंज आया? 8 का चेंज। 18 माइनस 10 8, 22 माइनस 18 4, 22 माइनस 22 0, 16 माइनस 22 माइनस 6। सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताती है? हमें चेंज बताती है हमारी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी चीज़ के। तो वो हमारा क्या आया? 10 8 4 0 और -6। और आपने ये देखा कि इसकी स्टेटमेंट भी यही थी कि मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूज़ टू डिक्लाइन, कि इसकी स्टेटमेंट जब हम पढ़ रहे तो यही कह रही थी ना स्टेटमेंट, कि मार्जिनल यूटिलिटी हर सक्सेसिव यूनिट के साथ कंटिन्यू करती है, कंटिन्यूज़ टू डिक्लाइन होती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो ज़ीरो हो जाती है, और फिर विथ फर्दर कंजप्शन ऑफ दैट सक्सेसिव यूनिट वो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। तो ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, जो मैंने आपको टेबल के थ्रू क्लियर कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसके ग्राफ पे आ जाते हैं। एक्स एक्सिस में मैंने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ले ली, मतलब क्वांटिटीज़ ले ली किसी भी गुड की 1 2 3 4 5, और वाई एक्सिस में मैंने मार्जिनल यूटिलिटी ले ली। अब मेरे पास फर्स्ट यूनिट में मार्जिन, क्योंकि मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा रही हूँ, तो मैंने ग्राफ में भी सिर्फ उसी के कर्व को शो करवाना है, ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को। देखें, फर्स्ट यूनिट में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? 10। सेकेंड पे हमारे पास थी मार्जिनल यूटिलिटी 8 सेकेंड यूनिट पे, तो मैंने 8 पे पॉइंट लगा दिया, डॉट लगा दिया। थर्ड पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 4, तो मैंने यहाँ 4 पे डॉट लगा दिया। फोर्थ यूनिट में मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 0, तो मैंने इस 0 पॉइंट पे डॉट लगा दिया। और फिफ्थ पॉइंट पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी -6, तो मैंने इधर डॉट लगा दिया। फिर मैंने इनको कनेक्ट करके जो मैंने क्या शो कर दी? मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व शो कर दी। जो पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। बाद में पहले भी बताई थी, मैं दोबारा बता देती हूँ, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं, जहाँ हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। तो ये मैंने आपको ग्राफ को भी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं, ठीक है, या इसको एक्सेप्शंस भी कहते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे जो लॉ है वो होल्ड नहीं करता, वैलिड नहीं है। तो वो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है मनी एंड वेल्थ। जो अब इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जो इंसान की टेम्पटेशन होती है मनी के और वेल्थ के लिए, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो आप इसको ऐसे लिख सकती हैं, द टेम्पटेशन ऑफ मनी एंड वेल्थ हैज़ नो एंड, दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन मनी एंड वेल्थ। सेकेंड हमारे पास आ जाता है नॉलेज। जो भी एक पर्सन होता है जो कि एक्वायर करता है मोर एंड मोर नॉलेज, तो उसकी जो थर्स्ट होती है एक नॉलेज के लिए, वो हमेशा इंक्रीज़ करती है, उसकी यूटिलिटी कभी भी डिक्रीज़ नहीं करती। वो अगर थोड़ा नॉलेज हासिल करता है, फिर वो उसको चाहता है कि और नॉलेज हासिल करे। तो इस तरह से यहाँ पे भी ये लॉ जो है होल्ड नहीं करता। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ अ पर्सन एक्वायर्स मोर एंड मोर नॉलेज, हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज इंक्रीजेज एंड द यूटिलिटी ऑफ फर्दर स्टडी ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। इस तरह से नॉलेज पे भी होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट आ जाता है आर्ट। जो हमारा ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आर्ट पे भी वैलिड नहीं होता, मतलब कि ये होल्ड जो है एप्लीकेबल नहीं होता आर्ट पे। क्यों? क्योंकि एक ट्रू आर्टिस्ट हमेशा एम्बिशियस होता है टुवर्ड्स द परफेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसकी यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होती, जबकि इंक्रीज ही करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो लॉ है वो होल्ड नहीं करता, एप्लीकेबल नहीं है आर्ट पे भी। रेयर कलेक्शंस, कोई भी कलेक्शन, कुछ लोगों को हॉबीज़ होती हैं कि वो कलेक्ट करें डायमंड्स को, ओल्ड कॉइन्स को, तो इस तरह से, और कोई भी रेयर पेंटिंग्स वगैरह को कलेक्शन करने की हॉबी होती है कुछ लोगों की, तो वो जो है वो उस पर भी ये जो है होल्ड लॉ जो है होल्ड नहीं करता, एप्लीकेबल नहीं होता। आप इसको ऐसे लिख सकती हैं, दिस लॉ डज नॉट होल्ड in case of collection of antiques like diamond, old coins, rare paintings etc, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पावर। दिस लॉ डज नॉट होल्ड फॉर पावर, ठीक है। ये लॉ होल्ड पावर पे भी होल्ड नहीं करता।
नेक्स्ट हमारे पास आता है टेस्ट फॉर डिस्प्ले। ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता टेस्ट फॉर डिस्प्ले पर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू थिंग्स और एक्टिविटीज विच सेटिस्फाई अ कंज्यूमर टेस्ट फॉर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ और प्रेस्टिजियस स्टेटस इन द सोसाइटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पब्लिक गुड्स। दिस लॉ इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। वाई? एज अ यूटिलिटी, जो भी हम यूटिलिटी हासिल करते हैं पब्लिक गुड्स पे, लाइक कोई भी टेलीफोन की फैसिलिटी आपको मिल रही है तो वो इंक्रीज ही होती है, डिक्रीज नहीं होती। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स एज अ यूटिलिटी ऑफ पब्लिक गुड्स लाइक टेलीफोन फैसिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है हॉबीज। हॉबीज, दिस लॉ डज नॉट होल्ड फॉर पर्सनल हॉबीज लाइक पेंटिंग, गार्डनिंग, टिकट कलेक्टिंग। हॉबीज पे लॉ इस वजह से होल्ड नहीं करता क्योंकि इंसान की यूटिलिटी उसकी बढ़ती है, कम नहीं होती। जब भी वो ऐसा काम करता है जो उसकी हॉबी हो तो उस पर भी ये लॉ जो है होल्ड नहीं करता। नारकोटिक्स, नारकोटिक्स आप पता है, नारकोटिक्स कोई भी स्मोकिंग वगैरह, ड्रिंकिंग और ड्रग्स वगैरह के हैबिट्स को कहते हैं। तो इफ़ अ पर्सन इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग्स, हिज यूटिलिटी फॉर सक्सेसिव यूनिट्स इंक्रीजिंग। जब भी वो कोई और यूनिट उसका एक कंज्यूम करेगा, इनटेक करेगा, तो उसकी यूटिलिटी कम नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी। तो इस वजह से नारकोटिक्स पे भी ये हमारा लॉ जो है होल्ड नहीं करता। फैशंस एंड कस्टम्स, so this law becomes inoperative in case of fashion and customs। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस। इनके बारे में भी मैंने आप लोगों को जो है क्लियर कर दिया कि किस तरह से लॉ जो है इन फैक्टर्स पर एप्लीकेबल नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।